नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त खबर आजमगढ़ से, जहां पर जिला प्रशासन ने माफिया अखंड सिंह उर्फ कुंटू सिंह की 1 करोड़ 82 लाख की संपत्ति कुर्क की है। जिलाधिकारी के आदेश पर मेहनगर तहसीलदार और तरमा थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे जमुआ गांव और वहां पर अखंड सिंह और उनकी पत्नी वंदना सिंह की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में एक बार फिर हड़कंप की स्थिति। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार अखंड प्रताप इस वक्त बरेली के जेल में बंद है और इधर संपत्ति उसकी कुर्क की गई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ माफिया खुद तो बरेली के जेल में है, दूसरी तरफ जमुआ गांव में उसकी 1 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है, कुर्क कर ली गई है। पूरे दल बल के साथ प्रशासन की टीम यहां पहुंची और यहां पर उसकी अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। कुख्यात गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह के नाम की अपराध जगत से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए थे और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। जब्त की गई तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जमुआ के नदवा गांव में जमीन कुर्क की गई। अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी भी है अखंड। उधर शामली में 3 कुख्यात बदमाशों ने थाने में जाकर सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले तीनों गैंगस्टर मोमिन, मंगता और इंतजार लंबे वक्त से वांटेड चल रहे थे। लगातार पुलिस की कार्रवाई से डरकर इन बदमाशों ने कैराना थाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यूपी पुलिस का खौफ किस कदर अपराधियों में, बदमाशों में, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है और यहां पर शामली से ये तस्वीर, जहां 3 कुख्यात बदमाश सरेंडर करने पहुंचे थाने में, हाथ ऊपर करते हुए ये थाने के अंदर पहुंचे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, शहनवाज हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। शहनवाज, अब ये 3 बदमाश किस किस मामले में वांछित थे और इन्होंने सरेंडर क्यों किया? देखिए मेनका, बिल्कुल ये जो तीनों बदमाश हैं ये गैंगस्टर एक्ट में जो है फरार चल रहे थे। ये एक मामला था विधायक से जुड़ा हुआ, जो सपा विधायक है नाहिद हसन, उनके सहित 40 लोगों पर जो है गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, जिसमें ये तीनों बदमाश आज थाने पहुंचे हैं। कैराना थाने पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। हाथ ऊपर उठाकर कैराना कोतवाल के समक्ष ये पेश हुए हैं और इन्होंने जीवन में अपराध न करने की कसम खाई है। हालांकि इन पर और किसी तरह का मुकदमा नहीं है। गैंगस्टर एक्ट में जो इनकी कार्रवाई है वो इन पर की गई है और अब इन तीनों ने जो है थाने पर सरेंडर किया है। जी मनकर, धन्यवाद शहनवाज इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो अपने आप में ये तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर आप कह सकते हैं, जहां पर पुलिस के डर की वजह से कुख्यात बदमाश, जिनकी वजह से लोग थर थर कांपा करते थे, वो थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं, हाथ ऊपर उठाए। और यहां देखिए, कानून की गिरफ्त में, शिकंजे में खुद ही पहुंच रहे हैं। इधर प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली में एक युवक को गुंडई करना महंगा पड़ा है। कार बाइक टक्कर से कार में स्क्रैच लग गई, जिससे नाराज कार सवार ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। बाइक सवार की पिटाई में नाराज दुकानदारों ने दबंगई करने वाले कार सवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो देखिए जरा, कार सवार की दबंगई उस पर ही भारी पड़ गई। पहले उसने बाइक सवार को पीटा क्योंकि कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई थी। पहली तस्वीर में आप वो देख सकते हैं, ब्लू कलर की टी शर्ट में जो लड़का, वो बाइक सवार है, जिसे कार सवार आदमी पीट रहा है। लेकिन वहां मौजूद व्यापारियों को गुस्सा आ जाता है और फिर व्यापारियों ने कार सवार को घेर लिया और कार सवार की पिटाई व्यापारियों ने मिलकर कर दी। हालांकि इन दोनों ही तस्वीरों को कानून के नजरिए से देखा जाए, दोनों ही तस्वीर गलत। ना तो कार सवार का बाइक सवार को पीटना सही है और ना ही भीड़ का कार सवार की पिटाई करना वो ही सही है। इधर बुलंदशहर में तेज रफ्तार सड़क पर दौड़ रही कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
ड्राइवर मथुरा से बुलंदशहर आ रहा था और उसी दौरान अचानक ककोड़ में चलती कार में आग लग गई। चलती कार से कूदने के बाद ड्राइवर को हल्की चोट भी पहुंची है। इस दौरान जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कार को वहां मौजूद लोगों ने पानी डालकर बुझाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। ये तस्वीर, हालांकि कार बुझाने की तस्वीर देखिए, बोनट से आग की चिंगारी निकलते हुए भी आप देख रहे हैं। इस कार में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन काफी नुकसान कार को पहुंच चुका है। ड्राइवर सही सलामत है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ड्राइवर उस वक्त कार चला रहा था, ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, उस शख्स ने अपनी जान बचा ली है। हालांकि उसे चोट पहुंची है, जिसके बाद हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया। चलती कार में आग लग गई और इस तरह के हादसे अब आम हो चले हैं। ऐसे में यही रिक्वेस्ट होता है कि आप अपनी गाड़ियों, अपने वाहन की चेकिंग वक्त वक्त पर कराते रहें, सर्विसिंग वक्त वक्त पर कराते रहें, और यही तरीका है इस तरह के हादसों को कम करने का। चलिए अब आपको बताते हैं मिशन रोजगार के तहत किस तरीके से नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया। जब भर्ती निकलती थी तब ये लोग झोला लेकर निकल पड़ते थे। अब हमारी एजेंसी भी सतर्क है और जेलें भी खाली कराई गई। आज बड़ी बड़ी परीक्षाएं संपन्न हो रही है, तिनका भी नहीं हिलता। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोई अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड, लेकिन गरीब का बच्चा न पढ़ पाए इसलिए स्कूलों को जर्जर छोड़ दिया गया। 2017 के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए स्कूलों को सुधारा गया। ये देखकर विपक्ष की आंखें घबरा गई हैं। कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। कोई भर्ती निकलती थी, वे झोला लेकर के निकल पड़ते थे वसूली में, लेकिन आज उन्हें मालूम है कि झोला लेके निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं काफी। इसीलिए खाली करवाई हैं जिससे ऐसे लोगों को जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई और परिणाम सामने है। आज हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी संपन्न कराते हैं, तिनका भी नहीं हिलता है। अभी हम एक परीक्षा कराने जा रहे हैं, आपको मालूम है उसमें कितने एप्लीकेंट हैं? उसमें आवेदकों की संख्या है 30 लाख। देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है और आप देखेंगे कहीं तिनका नहीं हिलेगा। पूरे ईमानदारी के साथ जो लोग ये चाहते थे अपने बच्चों को तो स्वयं भी कोई ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड भेजता है, कोई और जगह भेजता है, लेकिन गरीब का बच्चा न पढ़ पाए इसलिए वे सभी स्कूल जर्जर करके छोड़ दिए थे। 1,35,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के जर्जर हैं, कोई पुरसा हाल नहीं। आखिर सरकार 2017 के पहले भी तो रही होंगी। क्या कर रहे थे लोग? बजट वही खर्च होता था, पैसा खर्च होता था, वेतन भी निकलता था, भवन के नाम पे भी पैसा जाता था, लेकिन विद्यालय जर्जर है। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प मार्च 2017 में हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया था। हर एक विद्यालय के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया गया। पुरातन छात्र परिषद का गठन करके सभी बेसिक शिक्षा परिषद से कहा गया कि भाई जितने छात्र हैं वह यूपी के हैं, अगर नौकरशाही में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यवसाय में हैं, सब बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ा हूं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कोई इसमें योगदान नहीं देगा? मैंने कहा हर व्यक्ति एक एक विद्यालय गोद ले। लोगों ने कहा गोद लेके क्या करेंगे? तब भी विपक्ष ने उंगली उठाई थी कि गोद लेके क्या करेंगे, क्या विद्यालय गोद ले जाते हैं क्या? मैंने कहा विद्यालय गोद ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं थोड़ा देखना।
तब भी उन्होंने हमारी कार्यपद्धति में प्रश्न किया था। लेकिन आज जब 1,20,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनका सुंदरीकरण करके उन्हें स्कूल, दिखने लायक स्कूल बना दिया गया, उनकी आंखें अब उसको देख करके भी घबरा रही हैं कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर क्या होगा। उनको परेशानी इस बात की है कि उन बच्चों की यूनिफॉर्म, आज सरकार उनको 2-2 यूनिफॉर्म देती है, बैग देता है, बुक्स देती है, जूते मोजे उन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब गरीब का बच्चा भी अच्छा जूता मोजा पहनेगा, स्कूल जाएगा, स्वेटर दिया जाएगा, जाड़ों में ठिठुरेगा नहीं। उन गरीबों को जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तमाम अन्यवाद के आधार पर बांटने वाले लोग इन सब चीजों से ज्यादा उनको परेशानी है कि अगर ये सब लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इनकी पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये वंशवाद और जातिवाद की राजनीति समाप्त हो गई तो फिर इन बेईमान और भ्रष्ट लोगों को कोई पूछेगा नहीं। इधर यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधा और कहा कि यह अच्छी बात है कि बीएसपी भी भगवान राम की राह पर चल पड़ी है और अब राम मंदिर निर्माण के बारे में सोच रही है, लेकिन बीएसपी को यह बताना होगा कि उसने भगवान राम के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा और इतने दिनों तक रामलला टेंट क्यों नहीं रहे। ये लोकतंत्र है और सभी पार्टियों को इस लोकतंत्र में अपना अपना एजेंडा आगे करना चाहिए। कहीं बीएसपी एजेंडा आगे कर रही है राम मंदिर, तो हमें तो बहुत खुशी होगी क्योंकि हम ही राम भक्त हैं, तो हम हमारा एजेंडा को आगे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मगर एक चीज़ जरूर पूछूंगा बीएसपी के लोगों से कि क्या आपका जब शासन था तो आपने विरोध क्यों किया था? आप क्यों नहीं खड़े हुए राम मंदिर के साथ और राम मंदिर का रामलला को आपने इतने दिन टेंट के नीचे रखा क्यों? तो इतने दिनों तक रामलला टेंट में क्यों रहे? अगर बीएसपी को भी भगवान राम में इतनी ही आस्था है तो, पूछ रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आम वाले बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। असल में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यूपी के आम पसंद नहीं, आंध्र प्रदेश का आम उनको ज्यादा पसंद है। राहुल गांधी के इस हल्के फुल्के अंदाज में दिए गए जवाब का वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। I don't like UP arms. I like Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. Look at the matter of taste. Which one? Dasheri? Langda is still. Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. I don't. और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के आम वाले बयान पर कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, विघटनकारी नीति बीजेपी की है। शुक्र है राहुल गांधी ने नागपुर के संतरे नहीं बोले, नहीं तो इनको संघ कार्यालय पर खतरा दिखने लगता। अब आम जैसे स्वाद जैसे विषय पर अब बोल रहे हो, अरे भाई उन्होंने पूरा सुन तो लेते। उन्होंने कहा हमें लंगड़ा भी पसंद है, मीठा होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कड़वा होता है। दशहरी बहुत पसंद है, बहुत मीठा होता है। उनका हैदराबाद का, आंध्रा का आम भी मुझे पसंद है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? अब अच्छा वो उन्होंने ये नहीं कह दिया कि मुझे नागपुर का संतरा भी पसंद है। अगर ये कह देते तो इनको लगता कि मेरे मुख्यालय पे कब्जा तो नहीं हो रहा है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने हरा दिया, इसलिए उनको अब यूपी के आम पसंद नहीं ना, और ये स्वाभाविक है। मगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हैं अमेठी से, जो उनकी एक पुश्तैनी सीट थी, वहाँ से चुनाव हार गए हैं। तो आम अगर उत्तर प्रदेश के नहीं पसंद हैं तो वो ठीक ही कह रहे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं, बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू, जो कि उतर चुके हैं। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू, बस स्क्रीन पर जो दिख रहा है QR कोड, उसे स्कैन कीजिए, क्विज में हिस्सा लीजिए और जुड़िए न्यूज 18 के साथ। रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी शर्ट।
टोक्यो ओलंपिक में आज भारत को पहली कामयाबी मिली। वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किलोग्राम उठाने में कामयाब रही। दूसरी कोशिश में मीराबाई चानू ने 115 किलोग्राम का वजन उठाया। हालांकि तीसरे कोशिश में वो नाकाम रही और उन्हें सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं ओलंपिक में जीतने वाली। वहीं 21 साल पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और इस जीत के बाद लगातार बधाई का सिलसिला मीराबाई चानू को जारी है। ये गर्व कर देने वाला पल देखिए, भारत को गर्व से भर देने वाला। भारत की शुरुआत यहां से हो गई। आज टीम इंडिया की ओर से मीराबाई चानू उतरी और ये देखिए सिल्वर मेडल गले में डाला उन्होंने और इस सिल्वर मेडल के साथ ही तिरंगा ओलंपिक में लहराता हुआ। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक और इसी के साथ शुरुआत हो गई है भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने की। सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम के वर्ग में वेट लिफ्टिंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी और अपनी इस कामयाबी पर मीराबाई चानू ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इतनी बड़ी खुशी आज बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है क्योंकि पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्ट में अब एकमात्र महिला थी। तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ, ये मैं सारी वेट लिफ्टर इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था। तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है। चानू आपको न्यूज़ 18 टीम्स के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब बात मिशन संजीवनी की। कोरोना संक्रमण से जच्चा और बच्चा दोनों को बचाने के लिए जबलपुर में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को बिना किसी परेशानी के टीका लगाना। जबलपुर जिला प्रशासन ने 31 जुलाई से पहले 50,000 गर्भवती महिलाओं को टीका देने का लक्ष्य रखा है। गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जबलपुर में शुक्रवार से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। जबलपुर जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में शहर के 3 शासकीय अस्पतालों और ग्रामीण इलाकों के 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर खास तौर पर पिंक बूथ बनाए हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं बिना लंबी कतार में लगे आसानी से टीका ले रही हैं। सरकार ने जो सोचा है गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइन दी है वो बहुत ही अच्छी है। पिंक बूथ पर तैनात मेडिकल टीम इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख रही है कि गर्भवती महिलाओं को टीके के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों में उनके ऑनलाइन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। शुक्रवार से शुरू किए गए इस स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 31 जुलाई से पहले जिले में 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। भ्रांति दूर है महिलाओं को लगाने से, वैक्सीन लगाने से। तो जो बीमारी फैल रही है उसको रोकने के लिए लगाया गया। जी सुरक्षित है, पूर्ण सुरक्षित, बच्चे और माँ के लिए सुरक्षित है।
इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के बाद भी किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए सुमन हेल्प डेस्क बनाया है, जो टीका लेने के 20 दिनों बाद तक गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर अपनी नजर बनाए रखेगी। जाहिर है, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का मकसद देश के हर नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने की है और इस एक कदम से देश का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।